दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 31 मार्च 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि राज्य विश्वविद्यालय ने वापस ली 33 महाविद्यालयों की संबद्धता। प्रयागराज मंडल के इन महाविद्यालयों में 3 वर्षों से नहीं हो रहे थे दाखिले। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के 33 महाविद्यालयों की संबद्धता वापस ले ली गई है। इनमें 3 वर्षों से दाखिले नहीं हो रहे थे। ज़्यादातर कॉलेजों में छात्रों की संख्या बहुत ही सीमित रह गई है और कुछ कॉलेजों में कोई भी छात्र अध्ययनरत नहीं है। ये मामला तब सामने आया जब बीते दिनों एक कॉलेज को बंद करने के लिए वहां के प्रबंधन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि एक भी छात्र न होने से अब कॉलेज का संचालन संभव नहीं रह गया है, इसलिए कॉलेज बंद करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी जांच कराई तो प्रयागराज मंडल में राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित 703 कॉलेजों में 33 ऐसे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज पाए गए जहाँ पर 3 वर्षों से प्रवेश की प्रक्रिया लगभग ठप थी। ठीक है, तो इस तरह देखिए कि ये कॉलेज ऐसे थे जहाँ पर कोई एडमिशन ही नहीं हो रहे थे, तो इन कॉलेजों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। राज्य विश्वविद्यालय ने अपनी संबद्धता वापस ले ली है। यहाँ देखिए अपडेट है कि पहली बार पीएसी, सशस्त्र पुलिस और विशेष सुरक्षा बल में अलग अलग भर्ती। प्रदेश में पहली बार पीएसी, सशस्त्र पुलिस और विशेष सुरक्षा बल में भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अप्रैल महीने के अंत तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर सकता है। इससे सशस्त्र पुलिस बल और विशेष सुरक्षा बल को अपने कर्मचारी मिलेंगे, जिससे पीएसी बल पर निर्भरता कम होगी। खासतौर पर सशस्त्र पुलिस को लेकर के करीब 1 दशक से चली आ रही असमंजस की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के पीएसी पर दबाव कम होगा और विशेष सुरक्षा बल को अपने कर्मचारी मिलेंगे। जीएनएम कोर्स के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और प्रवेश परीक्षा देनी होगी। फिर मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी। अभी तक मेरिट के आधार पर दाखिला होता रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधीन करीब 10 जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन 386 कॉलेजों में 17,845 सीटों पर दाखिला होना है। ठीक है, तो जो भी लोग जीएनएम में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए प्रदेश स्तरीय परीक्षा कराए जाने के लिए अगले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आपको बता दें 2025-26 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है और प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कराएगा। अगले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और इसके बाद आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट में जो इस साल परीक्षा दे रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर शामिल होकर के परीक्षा दे सकते हैं और अगले साल एडमिशन ले सकते हैं। आप सभी के लिए रेलवे में भर्तियाँ आने वाली हैं। देखिए यहाँ पर हालांकि आ गई हैं भर्तियाँ। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9,900 पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। आवेदन करने की अंतिम डेट 9 मई 2025 है। ठीक है, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थी हैं या और भी कई सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर है तो आप यहाँ पर जा कर के आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है और आवेदन आप लोग कर दीजिएगा। 18 से 30 वर्ष यहाँ पर एज है। कल 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2025-26 लागू हो रहा है और इस वित्तीय वर्ष में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो आज के समाचार पत्रों में देखिए इसके बारे में दिया गया है कि कल से आयकर व बचत पर ब्याज समेत कई नियमों में हो रहा बदलाव। आप लोग जानते होंगे अभी हाल के ही फरवरी में जो बजट आया था उसमें आयकर सीमा जो है 12 लाख तक कर दी गई है, जो कि अभी नई कर प्रणाली के तहत 7 लाख थी। तो कल से ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। आयकर प्रणाली कैसी रहेगी इसकी मैं अगर स्लैब देखना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए जिक्र किया गया है। ठीक है, कि 12 लाख आय तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर 12 लाख के ऊपर है तो फिर इसी टैक्स स्लैब के अनुसार यहाँ पर आपका टैक्स पे होगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे और भी कई सारे बड़े बदलाव यहाँ पर हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आपका मोबाइल नंबर निष्क्रिय हो जाता तो फिर आप यूपीआई से भुगतान नहीं कर पाएंगे। जीएसटी से जुड़े बदलाव हैं। मकान किराए की आय पर छूट होगी। ठीक है, और विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए पैसा भेजना पर अब कम टैक्स लगेगा। तो बहुत सारे परिवर्तन हैं जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बदलाव यहाँ पर ये हो रहा है कि कल से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो योजना है वो कल से लागू की जा रही है। 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को जो है इसमें गारंटेड पेंशन मिलेगी और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है। मौजूदा में अभी एनपीएस चल रही है और ये यूपीएस आएगी, तो एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक पेंशन को आपको ऑप्ट करना होगा यानी चुनना होगा। मौका दिया जाएगा कि एक में कौन से चुनेंगे, तो आप जो भी आपको बेहतर लगती है वो चुन सकते हैं। हालांकि यूपीएस और एनपीएस को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों ही स्कीम बेकार हैं। सबसे ज़्यादा जो अच्छी है वो ओपीएस है यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। फ़िलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार देने का मूड नहीं बना रही। यूपीएस अभी लेकर के आई है, यूपीएस लेकर के आई है ओपीएस की जगह। इसको आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्कीम हमारे लिए अच्छी है तो उसका चुनाव आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सीएम ने दी प्रदेशवासियों को ईद उल फित्र की बधाई। आप लोग जानते होंगे कि मुस्लिमों का आज प्रमुख त्यौहार पर्व ईद है, तो उसी के मौके पर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को इस पर जो बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल फित्र का त्यौहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर के आता है। खुशियों का यह त्यौहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ाता है। यहाँ पर देखिए अपडेट कि अब रिटायरमेंट कर्मचारियों की सेवाएं लेगा डीडीए। अपने हरित क्षेत्रों की निगरानी के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए अब सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं लेगा। पार्क प्रबंधन के रूप में नियुक्त किए जाने वाले इन कर्मचारियों को हरित क्षेत्र की निगरानी करने के साथ साथ वहाँ छोटे बड़े इवेंट भी आयोजित करने होंगे। गौरतलब है कि डीडीए ने हाल ही में राजधानी में कई हरित क्षेत्र तैयार किए हैं, मसलन अस्ता ईस्ट और भी बहुत सारी मतलब जगह हैं जहाँ पर ये पार्क तैयार किए गए। तो यहाँ पर जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको ड्यूटी पर लगाया जाएगा। आपने देखा होगा कि इस समय डिजिटल लाइब्रेरी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। छात्र शहरों में डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी पढ़ाई करती हैं और वास्तव में देखा जाए तो ये छात्रों के लिए एक उचित स्थान और उचित सुविधाएं प्रोवाइड करता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार अब गाँव के बच्चों के लिए भी जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो खोलने जा रही है। उसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 11,350 लाइब्रेरी के लिए बजट आवंटित किया गया है। प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए 4 लाख निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 2 लाख डिजिटल उपकरणों और 2 लाख डिजिटल उपकरणों पर 2 लाख जो है ई पुस्तकों पर और सामग्री पर खर्च किए जाएंगे। तो गांव स्तर पर जो है अब ये पहल हो रही है। बहुत सारे जो है खुल चुके हैं, बहुत सारे खोले जा रहे हैं। तो लगभग हर पंचायत स्तर पर आपको इस तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा देखने को मिलेगी, जो कि मुझे लगता है गांव के बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।